सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मंत्री जी, चूंकि आपका जाना पहचाना चेहरा है, आपके परिचय की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कई बार मंत्री रह चुके हैं, आप काफ़ी विकास किया है। लोगों के ध्यान में आज भी याद है 24 घंटे बिजली, तमाम डिग्री कॉलेज। तो क्या कहना चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव आप लड़ेंगे? मेरा एक ही मुद्दा है, विकास। भदोही विधानसभा जो पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का चहुमुखी विकास हो, यही मेरा उद्देश्य है। और उसमें सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या है, गांव की सड़कें बदहाल की हालत में हैं और शिक्षा व्यवस्था। इन दो मुद्दे को लेकर के ही मैं जो है चुनाव लड़ रहा हूँ। तीसरा, कॉरपोरेट की जो स्थिति है, क्योंकि हमारे ज़िले में आम जो व्यक्ति है वो कॉरपोरेट के विकास के साथ उसका जीवन जुड़ा हुआ है। इधर कॉरपोरेट की स्थिति खराब होने से गांव की स्थिति, नगर की स्थिति खराब हुई है। कॉरपोरेट डेवलप करे और कैसे जो है अधिक प्रोडक्शन हो और अधिक से अधिक निर्यात हो, इस संबंध में भी मेरा प्रयास होगा कि जो है गवर्नमेंट से जो भी सुविधाएं मिल सकती है उसको हम दिला करके कॉरपोरेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, जो नगर की स्थिति है, नगर की स्थिति बड़ी ही खराब। नगर में सुलभ शौचालय एक भी नहीं है, इतनी घनी आबादी का भदोही नगर है। सुलभ शौचालय तो छोड़ दें, यहाँ पानी जब बरसता है तो सीवर के पानी सड़क पर आ जाती है, जिससे कि मस्जिद और मंदिर दोनों डूबते हैं और घुटने भर पानी में महिलाओं को निकलना पड़ता है। ये सबसे ज्वलंत समस्या इस नगर की है। दूसरा, नगर में 24 घंटे बिजली हो, यह भी हमारी प्राथमिकता होगी और इसके लिए भी मैं पिछली सरकार में प्रयास किया था। जो 400 केवी, 220 केवी तथा 132 केवी 3 बड़े पावर हाउस जो पूर्वांचल में लखनऊ से लेकर के गोरखपुर के बीच में कहीं नहीं है, ऐसा पावर हाउस भी हम भदोही ब्लॉक में 2010 में बनवा रहे हैं, शिलान्यास किया था। यह बन जाए तो निश्चित रूप से भदोही नगर की ही नहीं बल्कि पूरे जिले की बिजली व्यवस्था में परिवर्तन होगा और सर्वाधिक बिजली आपूर्ति हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे नगर के मतदाताओं से, अपने विधानसभा के लोगों से क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, सभी बड़े दलों के मतदाता या जिले की राजनीति में मैं जरूर औराई से विधायक था, लेकिन हमने पूरे जिले की सुविधाओं का ख्याल रखा। मैंने 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कराई अगर औराई में, तो भदोही विधानसभा में भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हमने कराई थी। वह एक रिकॉर्ड है, आज तक न उसके पहले कभी बिजली इतनी आई और उस समय जब क्राइसिस थी पूरी तरह बिजली की, तब भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हुई। आज भी वह रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। हमारा उद्देश्य यह है कि भदोही नगर में या भदोही विधानसभा में जो भी मतदाता हैं वो सभी प्रत्याशियों के बारे में सोचें, समझें, गुनें। उन्हें यह लगे कौन सा व्यक्ति इस विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सकता है, जो मूलभूत समस्याएं यहाँ पर हैं उसको कौन सा व्यक्ति दूर कर सकता है, उसको वोट दें। अगर हमसे अच्छा कोई प्रत्याशी दिखाई पड़े, जो मेरा रिकॉर्ड रहा है काम करने का, इस जनपद में डेवलपमेंट करने का, औराई विधानसभा को आगे बढ़ाने का, भदोही विधानसभा में भी तमाम स्कूल, कॉलेज, सड़क, ये सारी पावर हाउसेस जो हमने भदोही विधानसभा का न रहते हुए भी मैंने बनाया, अगर उससे लगे कि रंगनाथ मिश्रा से बेहतर दूसरा प्रत्याशी है, ये जो काम कराए इससे ज्यादा काम करा सकता है, तो मैं दाताओं से मैं कहूंगा कि वो अपना हित का ख्याल रखें और उसको वोट दें। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पार्लियामेंट में, विधानसभा में उनकी आवाज उठा सके, दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उनके अपेक्षाओं पर खरा उतर सके, तो निश्चित रूप से हाथी के सामने एक बटन दबाएं, मैं सारी सुविधाओं को
मुहैया कराने की कोशिश एक आरोप विपक्षियों द्वारा और लगाया जाता है मंत्री जी आप पर कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए जो मुख्यालय मूसी लाटपुर में उद्घाटन किया गया था, आप वहां सरप्रधान ले गए, इसको क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक स्टंट है, बयानबाजी है। पिछले रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो जिस समय आंदोलन हम लोग चलाए थे कि भदोही जनपद बने, उस समय आंदोलनकारियों के बीच में एक फैसला हुआ था। बहुत सारे लोग आज भी जिंदा हैं, उनसे पूछ लें। एक ही बात तय हुई थी कि ज्ञानपुर मुख्यालय होगा और जिले का नाम भदोही होगा। हमने दोनों काम किया। ज्ञानपुर में मुख्यालय का शिलान्यास किया और नाम भी संत रविदास नगर के स्थान पर संत रविदास नगर भदोही कर दिया। भदोही की पहचान भी हमने वापस कर दी। जहां तक रही कि मेरे स्वार्थ की, तो जिस समय ये शिलान्यास मैंने ज्ञानपुर में करा था, वहां से हमारी विधानसभा बहुत दूर थी। भदोही या ज्ञानपुर से मुझे लड़ने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि मैं तो औराई से विधायक था ही और हमारी विधानसभा ठीक ठाक थी ही। 4 बार मुझे लोगों ने जिताया भी। ये तो जाकर के 2007 में तय हुआ कि औराई रिजर्व होगी और भदोही सामान्य होगी, तब मैं भदोही से लड़ने आया। मेरा कोई स्वार्थ हुआ। हमारा उस समय जब शिलान्यास किया था कोई स्वार्थ नहीं था। सिर्फ जो न्याय कहता था, न्याय के तकाजा के नाते हमने कहा। मैं उस नेताओं में से नहीं हूं कि आज मैं लड़ने आया हूं भदोही से तो कह दें कि नहीं साहब मैंने तो वहां नहीं किया था, दूसरे लोगों ने किया था। हाँ, मैंने किया था, लेकिन जो न्याय का तकाजा था वो हमने किया था और उसी अनुसार दूसरा भी वादा पूरा किया था। संत रविदास नगर भदोही कर दिया था। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी विधानसभा भी वहां से बहुत दूर थी औराई, मेरा घर भी बहुत दूर था औराई से। मेरा कोई वहां एक धूर जमीन भी नहीं थी कि जिसके कारण मैं वहां मुख्यालय कर दिया और हमें व्यक्तिगत कोई लाभ हुआ। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। 2012 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनी और हमेशा ये रहता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है। जिस तरीके से 5 सालों में इतने दंगे हुए हैं, जिस तरीके से दादरी में 1 लाख का हत्या हुआ है, क्या कहना चाहेंगे मंत्री? निश्चित रूप से रिकॉर्ड रहा है सपा का। जब जब सपा की सरकार रही है, गुंडे, माफिया, शराब के ठेकेदार, खनन के ठेकेदार माफिया, ये जमीन कब्जा करने वाले जमीन माफिया, ये हावी होते रहे और दंगे कराते रहे। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दंगे होते रहे कि ताकि इनके गुंडे खूब लूटते रहें और लोगों का ध्यान दंगे पर रहे। ये जानबूझकर कराते रहे। नहीं, अभी एक गरीब महिला की, एक मंत्री जौनपुर के थे, उन्होंने जबरदस्ती उसके मकान को कब्जा किया, लेकिन यही हुआ कि उसकी जमीन वापस कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गरीब मारी फिर रही है, उसको न्याय नहीं मिला। वहां क्यों जा रहे हैं आप? यही सुरियाओं में एक मंत्री जो आज भी मंत्री हैं सपा के, चले जाइए 52 बिगहवा के तरफ। जैसे ही सुरियावा से 52 बिगहा ब्लॉक के आगे बढ़ेंगे, एक गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी, कमजोर आदमी, उसकी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया। एक मंत्री ने मुझे बताया उसका परिवार सड़क पर है, घर गिरा करके कब्जा कर लिया और उसका बाप भी इस ठंड से मर गया। न्याय नहीं मिला उसको, कोई घर नहीं था उसका। लेकिन चूंकि मंत्री जी की जमीन, सपा के मंत्री जी की जमीन पीछे थी, इसलिए उसका सामने सड़क के और उनके जमीन के बीच में उसका मकान था, ढा दिया गया। यह उनकी परंपरा रही। कोई सवाल ही नहीं है कि सपा सरकार में न्याय मिले। न्याय मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिलेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और गरीबों को न्याय दिलाई जाएगी। शहर के में आप चुनाव लड़ रहे हैं, शहर के मतदाताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहर के मतदाताओं से मैं कहूंगा कि इस बार विकास के नाम पर वोट करें। बहुत हो गया भदोही में पार्टी और जाति के नाम पर। कही है जिस तरीके से ये राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अपनी ओछर बातें कहते हैं, क्यों ना विकास के मुद्दों पे क्यों चुनाव लोग नहीं लड़ते हैं? नहीं, मैं तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। जो लोग काम नहीं करना चाहते, निकम्मे हैं, कामचोर हैं, जनता के बीच में रहना नहीं चाहते, उनकी समस्याओं से आंख भींच लेते हैं, मुद लेते हैं, ऐसे लोग जाति और दूसरे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं
विकास के नाम पर वोट करें। लगे कि रंगनाथ मिश्रा ने पहले विकास किया है, आगे विकास करेंगे, तब हमें वोट दें। मंत्री, मैं तो जनता से अपील कर रहा हूँ। आखिरी सवाल, प्रदेश में सपा की सरकार बनी, विधायक रहे, मंत्री रहे, उन लोगों ने दूसरे नाम से ठेका लेकर रोड का, नाली का सब टेंडर किया, गुणवत्ता से काम नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं इस संबंध में पहले ही प्रेस के माध्यम से अधिकारियों को चिताया था, व्यक्तिगत रूप से भी जाकर के मैंने डीएम को एक ज्ञापन दिया था कि यहाँ पर जो गरीब आदमी बालू 1-2 ट्रैक्टर लेकर बेचता था, वो सारे के सारे भदोही जनपद के 40-50 किलोमीटर जो गंगा का बॉर्डर है, एक सपा का माफिया विधायक चोरी से कोई परमिट नहीं, रोज प्रतिदिन 20-25 लाख की बालू बेच रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए और इसका बाकायदे परमिट जारी हो और उन बिंद निषाद मल्लाह जो उस घाट के किनारे रहते हैं उन्हें देना चाहिए, ताकि उनका जीवन यापन हो सके, रोजी रोटी चल सके। उस विधायक के दबाव में जिले के प्रशासन भी उसी का साथ देती है। निश्चित रूप से सपा सरकार में प्रशासनिक अधिकारी पंग हो जाता है, उसकी आत्माएं कुचल दी जाती हैं, कोई एक भी काम अपने मन से नहीं करता है। वही कारण है कि बालू तो ही बेचा ही, सपा के सभी विधायकों ने मिलकर सारा ठेका खुद और अपने परिवार को दिलाया। सारे नौजवान इस जनपद के बेरोजगार हो गए। बहन जी ने जो व्यवस्थाएं की थी कि 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का ठेका सभी लोगों को तोड़ करके दिए जाएं, ताकि अधिक से अधिक नौजवान काम करें और उनकी रोजी रोटी चल सके, वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी। बसपा सरकार बनने के बाद ये परंपरा खत्म होगी। निश्चित रूप से किसी भी माफिया और गुंडे को या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जो होगा, चाहे हमारे ही दल का क्यों न हो, कोई ठेका नहीं लेने दिया जाएगा। निश्चित रूप से अंकुश लगाया जाएगा, नौजवानों को ठेका दिलाने की कोशिश की जाएगी, बेरोजगारों को ठेका दिलाने की कोशिश की जाएगी, और जो नियमानुसार होगा टेंडर की व्यवस्था के माध्यम से होगा। और आप उसमें भी बरफरकेट करके एक ही आदमी करोड़ों का ठेका नहीं ले सकता, बांट करके ही हर नौजवान, हर समाज के लोगों को देने का प्रयास किया जाएगा। घर के दंगल की अगर बात करें तो एक सियासत के तहत चाचा को हटाया गया, क्या कहेंगे? ये तो देखिए उनका पारिवारिक फर्म है ही है समाजवादी पार्टी, और पारिवारिक फर्म में जब अपने स्वार्थों की टकराहट होती है तो लड़ाई होती है, और लड़ाई हो रही पारिवारिक फर्म में। ये पारिवारिक प्लान था, ये पारिवारिक प्लान भी था और पारिवारिक फर्म भी है, इसलिए ये सब झगड़े सिर्फ दिखाने के लिए हो रहे हैं और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।